गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे थे जो कि कंप्लीट हो गया था। आज से चैप्टर 4 सारणी डिटरमिनेंट्स। सारणी जो है तो ये आव्यूह से ही बना हुआ है, ठीक है। दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें देखिए सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को देखते हैं। a1x प्लस b1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2 इक्वल टू 0। ये जो सारणी है इसका उपयोग युगपत समीकरण, युगपत मतलब दो या दो से अधिक इक्वेशन दिए हो उनको हल करने के लिए ज्यादातर किया जाता है। दो या दो से अधिक इक्वेशन दिए हुए हैं, 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन 3 इक्वेशन, तो उनको हल करने के लिए सारणी का प्रयोग किया जाता है। इन दो इक्वेशंस पर देखते हैं, ये दोनों रैखिक समीकरण दिए हुए हैं। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी -b1/a1। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी -b2/a2, ठीक है। दोनों से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो इतनी आएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस में देख रहे हैं x तो इधर दोनों में है, तो ये साइड इक्वल है तो इधर ही बराबर होगी। तो इन दोनों इक्वेशन से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -b1/a1 इक्वल टू -b2/a2, ठीक है। फिर दोनों तरफ माइनस है तो उसको हम चाहे तो इस तरह से काट भी सकते हैं दोनों तरफ से। अब इसका तिर्यक गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इधर करेंगे, ये हो जाएगा b1a2 ये माइनस a1 b2 इक्वल टू ये आएगा b1a2 इक्वल टू a1 b2। इस तरह से इसको हम इस तरफ लेके आते हैं, b1a2 माइनस a1 b2 बराबर क्या बचा 0 बचा, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सुविधा के लिए, a1a2 b1 b2 इस तरह से a1a2 b1 b2 इक्वल टू 0। तो जो इस तरह से इस संख्या को हमने इस तरह से लिख दिया, इस तरह से रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, सारणी कहलाता है, ठीक है। ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये दो लाइनें केवल ऐसे इस तरह से खींची हुई हैं, ठीक है ना, सारणी के रिप्रेजेंटेशन के लिए। आव्यूह में ये आयताकार कोष्ठक मतलब बड़ा कोष्ठक इस तरह से रहता था। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना ही किसी संख्या को या रैखिक समीकरण को हल करने के लिए इस तरह से इसको बनाना ही ये क्या कहलाता है, हमारा डिटरमिनेंट्स कहलाता है, सारणी कहलाता है, ठीक है ना। तो ये जो है तो 2x2 ऑर्डर 2 का 2x2, इसमें भी जैसे वहां पे सारणी में हमने देखा था, उनका आव्यूह में देखा था, आव्यूहों का क्रम होता था, इसी तरह से सारणी में 2x2 है। इसमें दो पंक्तियां, ये पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति, और दो ही कॉलम दिए हुए हैं, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, ठीक है। दो पंक्तियां और दो स्तंभ दिए हुए हैं। इसमें क्या होता है, आव्यूह तो वर्ग आव्यूह ना भी हो तो चलेगा, 2x2 का 2x3 का 3x1 का किसी प्रकार केवल एक पंक्ति वाला आव्यूह बन जाता था, एक स्तंभ वाला बन जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट्स में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या हमेशा बराबर होती है, चाहे तो 2-2 हो और चाहे तो 3-3 हो, ठीक है ना। दो पंक्तियां या दो स्तंभ हो और चाहे तो 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, हमेशा वर्ग आव्यूह होता है। वर्ग सारणी हमेशा वर्ग टाइप में होता है, स्क्वायर टाइप में, मतलब दो पंक्तियां दो स्तंभ, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ, ठीक है। ये पंक्ति कहलाई और ये हमारा क्या कहलाता है, स्तंभ। अगर इस तरह से ये सारणी, कोई सारणी दिया है और उसको हल करना है मतलब उसका संख्यात्मक मान निकालना है कि इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो उसका संख्यात्मक मान निकालने के लिए ये फार्मूला है, इस तरह से दिया रहेगा, हम इस तरह से फार्मूले को लगा करके हल कर लेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं थोड़ा ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट्स में। ये मान लो हमारे पास इक्वेशंस दिए हुए हैं, युगपत समीकरण दिए हुए 3 को, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, या c1 तक ले लेते हैं, c1 इक्वल टू 0, z ले लो, c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0 और a3x प्लस b3 a3x b3y
और C3Z, A3X B3Y प्लस C3Z इक्वल टू 0। ये हमारे तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं। इन इक्वेशंस में तीन अज्ञात राशियां x y z है, इसमें तीन इक्वेशन दिए हुए हैं। हम इसमें x y z का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 और 3 को लें या 1 और 3 किसी को भी ले सकते हैं। तो 2 और 3 को अगर हम पहले लेते हैं और वज्र गुणनखंड मेथड से x y z के मान निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x बटे वज्र गुणनखंड विधि, अच्छा 10 पे पढ़े थे, x b2c3 माइनस b3c2 y बटे क्या हो जाएगा, इसी तरह से y के लिए नीचे से, ठीक है ना, a3c2 माइनस a2c3 और इक्वल टू z अपॉन क्या हो जाएगा, a1b3 माइनस a2b3 माइनस a3b2 और इसको हम मान लेते हैं किसी इंटीजर k के बराबर, कोई भी पूर्णांक है, ठीक है, उसके बराबर k के बराबर मान लिया। k के बराबर क्यों मानते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्यों इसको k के बराबर मानते हैं, बाकी किसी के बराबर मान सकते हो, ठीक है ना। ध्यान देंगे k डज नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज x y एंड z सब 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। यहां से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x का मान k इंटू b2c3 माइनस b3c2 y इक्वल टू a3c2 माइनस k इंटू a3c2 माइनस a2c3 और z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू इतना बटे के, देखो एक बार x बराबर के लिए तो इसको उधर ले गए, फिर एक बार इतने बराबर के लिए इसको उधर ले गए, इसी तरह z के लिए भी है, z इक्वल टू हो जाएगा k इंटू a2b3 माइनस a3b2, ठीक है। x y और z के मान निकालने के लिए इस तरह से कर लेते हैं। आगे जो x y और z का मान है ये हम इक्वेशन 1 पे रखते हैं, ठीक है ना। देखो जब ये वज्र गुणनखंड विधि से हम x y z का मान निकालते हैं तो x y z के ये तीनों मान क्या होने चाहिए, फर्स्ट इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तब तो हमारा सब कुछ सही रहेगा। तो हम अब x y और z के मान क्या करेंगे, इक्वेशन 1 पे रख के देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, a1 इंटू x, तो 1 से a1 इंटू x की जगह पे रख दिया b2c3 माइनस b3c2 प्लस b1 इंटू y की जगह लिख दिया a3c2 माइनस a2c3 और प्लस z इंटू z की जगह पे क्या लिख दिया, k इंटू ये k भी है साथ में, ठीक है, a1 k इंटू b1 k इंटू c1 k इंटू z a2b3 माइनस a3b2 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 में मान रख दिए गए हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि ये देखो k जो पूर्णांक है जो तीनों में बराबर है, k हमने कॉमन किया और उसको जब इधर लेके गए तो क्या हो गया, वो 0 हो गया। तो मतलब k को हम इस तरह से कॉमन करके हटा सकते हैं, ये हटा दिए। इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं a1 b2c3 माइनस b3c2, यहां से अगर हम माइनस बाहर कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा माइनस b1 और ये आ जाएगा a2c3 माइनस a3c2। इसी तरह से वहां पे क्या हो जाएगा, c1 वहां तो a2b3 माइनस a3b2 इक्वल टू 0 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे भी ऐसा वाला इक्वेशन दिया था तो बताया था a1x प्लस b बराबर 0 वाले में, ये हो गया a1, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं b2c2 और b3c3 माइनस b1, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं a2c2 a3c3 प्लस c1 a2 b2 और a3
B3 बराबर 0। तो इसको हल करेंगे B2C3 माइनस B3C2, A2C3 माइनस C2A3 और इसी तरह से A2B3 माइनस ये, ठीक है ना। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लिख सकते हैं इस तरह से A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमने इसको इस तरह से बना लिया, क्या किस रूप में, सारणी के रूप में बन गया, ठीक है। अब आगे चल के इस तरह से सवाल दिया रहेगा, इस तरह से सारणी का मान ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो मान ज्ञात करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, ये फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ये इसके लिए फार्मूला है, ठीक है। इस तरह से दिया रहेगा और हमको जब मान निकालना होगा तो इस तरह से मान निकालेंगे या इस तरह से रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी सारणी दी रहेगी उसका मान निकालने के लिए रहेगा, तो हम लोग उसको किस तरह से निकालेंगे, इस फार्मूले की सहायता से निकालेंगे, 3/3 का अगर दिया होगा तो, ठीक है ना। और आगे इसमें देखते हैं, ठीक है ना। अब हम जो सारणी है, सारणी को भी इसी तरह से अंग्रेजी के कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है ना। पंक्ति जैसे आप व्यू में पढ़े थे, पंक्ति वही कहलाती है, स्तंभ भी जैसे आप व्यू में, वैसे भी इसके भी स्तंभ होते हैं। इसके एलिमेंट्स A11 पहला एलिमेंट्स, पहली पंक्ति, A12 A13 मान लो ये n cos n का है, A1n, फिर A21 A22 A23 A2n और ऐसे करते ही मान लो इसमें m पंक्तियां हैं तो AM1 M2 M3 डैश डैश AMN। ये हमारा m cos n का क्या हो जाएगा, एक सारणी हो जाएगा, ठीक है। तो सारणी किस तरह से लिखा जाता है, सारणी बता दिया गया कि सारणी पे हमेशा वर्ग ऑफ व्यू की तरह होते हैं, 2/2 या 3/3 का। पंक्ति क्या कहलाती है जानते हो, स्तंभ क्या कहलाता है जानते हो। सारणी को हल कैसे करेंगे, 2/2 का है तो बता दिया, उसके लिए ये इस तरह से अगर दिया हुआ है कहीं पे A1 B1 A2 B2 तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला A1 B2 माइनस A2 B1 याद रख देंगे, उसका मान निकाल लेंगे। 3/3 का है उसको ही बता दिया, ज्यादा 3/3 के ही आएंगे आप लोगों को या 2/2 के, इससे ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं सारणी का उप सारणी, ठीक है। सारणी तो पढ़ लिए, अब सारणिकों का उप सारणी माइनस, जैसे समुच्चय पढ़े तो उप समुच्चय पढ़े, वैसे ही सारणी का उप सारणी। मान लो 2/2 का कोई मैट्रिक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, A21 A22 ये दिया हुआ है मान लो कोई सारणी, ठीक है ना। अब इसके हर एलिमेंट्स का उप सारणी होता है, तो उप सारणी कैसे ज्ञात करते हैं, उप सारणी को हम M से डिनोट करते हैं, माइनस उप सारणी है, ठीक है। हर एलिमेंट्स का, तो जैसे पहले एलिमेंट्स का निकालना है उप सारणी, तो इसमें वो पंक्ति और वो स्तंभ छोड़ दिया जाएगा। अब जो बचा वो उसका उप सारणी हो जाएगा। तो बचा क्या, A22। अगर A12 का निकालना है तो ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, बचेगा क्या, A21, ठीक है। इसी तरह से अगर इसका निकालना हो, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, बचेगा क्या, A12। तो A21 का उपसारणी ये हो गया, ठीक है। और इसी तरह से इसका ये हो जाएगा। अब अगर 3/3 का दिया हो, A11 A12 13 21 22 23 31 32 और 33, मान लो इस तरह से कोई सारणी दिया हुआ है और इसका हमको निकालना है कि भाई इसका क्या होगा उपसारणी। तो A11 का जब उपसारणी निकालेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे, तो
A11 का उपसारणी M11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A22, A23, A32 और A33। ये हो गया। अगर दूसरे नंबर वाले का निकालना है उपसारणी, इसका निकालना है तो ये चला गया और ये चला गया M12, तो ये क्या हो जाएगा हमारा A1, A21, A23, A31 और A33। मान लो इसका निकालना है बीच वाले का A22 का, तो ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, ये जो बचे। इसी तरह अगर इस A33 का निकालना होगा तो ये चली जाएगी और ये इतना बचेगा। तो इस तरह से कोई भी सारणी दी है तो उसकी हम उप सारणी, किसी भी एलिमेंट्स का उप सारणी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जिस एलिमेंट का निकालना हो उसकी वो पंक्ति और वो स्तंभ पूरा खत्म कर देंगे, उनको नहीं लेंगे उन एलिमेंट्स को, बाकी जो सारे एलिमेंट्स बचते हैं उनको लेंगे, वो क्या कहलाएंगे, सारणी कहलाएंगे। ये सब सारणी के एलिमेंट्स है, अवयव है। जैसे मैट्रिक्स में होता था वैसे यहाँ भी ये सारणी के क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये कहलाता है उपसारणी। अब आते हैं सहखंडज, कोफैक्टर। सहखंडज क्या कहलाता है, सहखंडज के लिए एक फार्मूला है, AI से इक्वल टू -1 I प्लस J और MIJ। ये है किसी भी सारणी का सहखंडज निकालने का फार्मूला। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये 3x3 की मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है, 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ये दिया हुआ है 3x3 का। ठीक है, अब हमको सहखंडज निकालना है तो हर एलिमेंट्स का सहखंडज होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं बस वो किसी पंक्ति या किसी, हर एलिमेंट का सहखंडज भी होगा। तो जैसे पहले वाले को निकालना है A11 का सहखंडज। ठीक है, A11 पहली पंक्ति का पहला अवयव -1 1 प्लस 1। ठीक है, I और J दोनों जगह 1 1 रखा। MIJ इसका उपसारणी, इसका उपसारणी क्या कहलाएगा, ये चला गया और ये चला गया, बचा क्या, A22 A23 A32 A33। ये इसको हल कर लेंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका सहखंडज हो जाएगा। इसी तरह किसी भी एलिमेंट का निकालना हो, इसका निकालना हो, ये A32 तीसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, -1 I की जगह क्या रखा है 3, J की जगह 2, और इसका उपसारणी क्या हो जाएगा, A11 A13 A31 A21 और A23। ये हो गया हमारा इसका सहखंडज। इस तरह कोई भी एलिमेंट्स है उसका सहखंडज हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट्स के सहखंडज निकाले जा सकते हैं। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। वैसे प्रश्नावली 4.1 में बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, उसको आप लोग लगा सकते हो, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रश्नावली 4.1 4.1 में सारणी के मान ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है। सब सवाल छोटे छोटे हैं। जैसे मान लो पहला ही सवाल दिया हुआ है, पहला सवाल दिया हुआ है PQRS, ये सारणी दी हुई है PQ R और S। अब इसका मान निकालना है, तो मान निकालने के लिए 2/2 का जो सारणी दिया हुआ है, फार्मूला बताया, इसका इधर गुणा, ये हो जाएगा PS और इसका इधर गुणा -R3। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से आप बहुत सारे जो सवाल दिए हुए हैं उनको लगा सकते हैं। जैसे मान लो 4 नंबर दिया हुआ है, 4 नंबर में मान ही निकालना है, 2x + 3 x + 2, उसके बाद दिया है 2x + 1 और दिया हुआ है x + 1। तो करना उसी तरह से, इसका मल्टीप्लाई
2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस इसका x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1। इसको हल कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 4x और माइनस 2। ये हो गया। टू एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया और ये हो गया 3 2 5x और ये 4 और 1 5x बचा 3 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। एक 5 नंबर पे दिया हुआ है cos x sin x cos x, ये इसको क्या जानते हो cos स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर x। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और ये फार्मूला आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा रहा होगा। ये पाई का फार्मूला है cos 2x का। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं। आगे कुछ सिद्ध कीजिए दिए हुए हैं, तो गुणा करने पे आ जाएंगे सब। जैसे 7वां दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए। ये दिया हुआ है AD प्लस BC और BD माइनस AC, AC माइनस BD और AD प्लस BC। ये दिया हुआ सिद्ध करने के लिए कि आगे इतना इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो करने के लिए वही LHS ले लिए हम, ये वाली साइड AD प्लस BC और BD माइनस AC, AC माइनस BD और AD प्लस BC। इसका प्रसार करते हैं, इसका इधर हुआ AD प्लस BC इंटू AD प्लस BC है, AD प्लस BC, इसका गुणा कर लेते हैं AD प्लस BC। इसी तरह से माइनस इसका भी BD माइनस AC और इंटू AC माइनस BD, इनका गुणा कर लेते हैं। A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस ADBC मतलब ABCD प्लस इसी तरह से ये भी ABCD और ये हो जाएगा प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर। इसके बाद माइनस BD का ऐसे से किया ABCD, फिर माइनस माइनस प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ में किया प्लस A स्क्वायर C स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस ABCD। ये प्लस ABCD प्लस ABCD, ये माइनस ABCD और ये माइनस ABCD कट गया। A स्क्वायर D स्क्वायर और B स्क्वायर D स्क्वायर, इनको साथ में ले सकते हो या इसको भी ले सकते हो कि A स्क्वायर D स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर या B स्क्वायर C स्क्वायर, किसी को भी ले सकते हो। A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर और B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C स्क्वायर। इन दोनों से कॉमन ले अगर हम तो D स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा A स्क्वायर B स्क्वायर। इन दोनों से C स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा B स्क्वायर A स्क्वायर। ये दोनों एक ही हैं, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया, बचा क्या C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरह से और भी सिद्ध करने के लिए दिए हुए हैं, उनको हम सिद्ध कर सकते हैं आसानी से। सरल सवाल दिए हुए हैं, सब ज्यादा कठिन नहीं दिए हुए हैं, छोटे छोटे हैं। ये 2 नंबर के आ सकते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं, मान लो 10 नंबर पे दिया हुआ है 2 प्लस 3i इंटू 4 1 2 माइनस 3i। इसको सिद्ध करना है कि इसका मान कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो इसको भी हल कर लेते हैं इसी तरह से। 2 प्लस 3i इंटू 2 माइनस 3i
और माइनस 4 एकम 4। ये जो 2 + 3i दिया हुआ है ये किस तरह की संख्या है, a + ib के रूप में। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है। और सम्मिश्र संख्या में पढ़े होंगे कि i क्या कहलाता है, आयोटा i बराबर होता है √-1। इसका गुणा कर दिया इसमें, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6i + 6i और -3 त्रिकाई 9 i² -4। ये 4 प्लस में, ये 4 माइनस में, ये -6i + 6i, ये -9 दिया हुआ है और i² का मान क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया -9 × -1 बराबर +9 और यही सिद्ध करना था। इसके बाद और आगे दिए हुए हैं सवाल, इस तरह के सवाल आते हैं परीक्षा में। जैसे 13 नंबर पे दिया हुआ है, यदि 3m दिया है, क्या दिया हुआ है, 3m4 5 = 3। तो m का मान ज्ञात कीजिए। इस साइड को हल कर लेते हैं, 3 × 5 = 15 और -4m बराबर 3, 15 को उधर लेके जाएंगे, -4m बराबर 3 - 15 -4m बराबर -12। तो m बराबर हो जाएगा -12 / -4। तो m बराबर कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12। अब जैसे मान लो अगर 14 नंबर दिया हुआ है, 14 नंबर पे क्या दिया हुआ है, दोनों तरफ दिया हुआ है डिटरमिनेंट्स, x 5 3 2x = 5 - 4 5 और 3। ये दिया हुआ है दोनों तरफ। यदि ऐसा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों तरफ सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे 2x² -15, इधर सॉल्व करेंगे 15 और 5 को 20 माइनस प्लस हो जाएगा। इसको भी उधर लेके जाते हैं, 2x² 15 20 35 पहले से था और +15 हो गया, तो 2x² बराबर 50 हो गया। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो x बराबर ±5 हो जाएगा। इस तरह से इसमें और भी सवाल दिए हुए हैं, मान ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए, वो सब आप लोग लगा लेना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर बताना, ठीक है ना। सब सवाल काफी सरल दिए हुए हैं, उसको आप लोग लगा के देख लेना। अब आते हैं एक्सरसाइज 4.2 में। यहाँ पर 2/2 के थे, यहाँ पे 3/3 के हैं, बस इतना ही अंतर है थोड़ा सा। निम्न सारणिकों के सभी सहखंडज ज्ञात कीजिए। सहखंडज कैसे निकालते वो भी बताएगा आप लोगों को। पहला ही देख लेते हैं, पहला लिखा हुआ है 1 0 2 और 1, ठीक है। सहखंडज निकालना है। सहखंडज के लिए फार्मूला बताया था, क्या बताया था, aij बराबर -1 i + j mij। तो aij मतलब पहला एलिमेंट्स a11 मतलब 1 का सेकंडज निकालना है। a11 -1 1 + 1 mij। इसका उपसारणिक क्या हो जाएगा, ये गया पंक्ति और ये स्तंभ चला गया, बचा क्या केवल 1। ये -1 की पावर 2 × 1 -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, मतलब कुल मिला के इसका सेकंडज आ गया 1। सभी सेकंडज निकालने मतलब सबके एलिमेंट्स निकालने हैं, सबके सेकंडज, सभी एलिमेंट्स के सेकंडज निकालने हैं। ये हो गया a12। अब इसका निकालेंगे -1 1 + 2 aij 1 + 2 * इसका क्या हो जाएगा 2, उपसारणिक mij 2 हो गया। -1 की पावर 3 माइनस में आएगा तो -2 हो गया। इसी तरह से तीसरे एलिमेंट a13 -1 की पावर 1 + 3 और ये हो जाएगा इसका सेकंडज 0, तो कुल मिला के तो 0 ही हो जाएगा। a13 नहीं है, ये 2 1 है, 2 + 1। फिर a2 2 -1 2 + 2 ये, और इसका माइनस क्या हो जाएगा 1।
-1 की पावर 4 मतलब +1, तो कुल मिला के आ जाएगा 1। इस तरह सारे एलिमेंट्स के सेकंड निकाल दिए गए। ठीक है, अब एक 3/3 का है, उसके सेकंड देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है एक आव्यूह, मान लो ए दिया हुआ है, सारणी ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया हुआ है। इसमें सभी सेकंड निकालने हैं, हर एलिमेंट का सेकंड निकालना है। तो फार्मूला है आई जे, ये हम जानते ही हैं, -1 i + j mij। ठीक है, ये सेकंड अभी आखिरी तक रहेगा इस पार्ट में, आगे चल के सेकंड निकालना है। तो निकालते हैं aij, पहला एलिमेंट a11, a11 मतलब इसका निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके लिए ये हो जाएगा -1 1 + 1, i और j दोनों 1 1। और जो इसके लिए mij है, mij मतलब उप सारणी, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ गया, बचे क्या ये 4 एलिमेंट। इस तरह से 5 6 8 और 9, ये हो जाएगा -1 की पावर 2। और इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 - 48, 9 पर 45 - 48, -1 की घात तो प्लस में आएगी और 45 में 48 घटाएंगे तो कितना आएगा -3 आएगा। इसी तरह से a12 इस दूसरे वाले का निकालते हैं सेकंड 2 का, -1 i की जगह 1 और j की जगह क्या हो रहा है 2। और इसका जो माइनस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये स्तंभ गया और ये पंक्ति गई, 4 6 7 9, 4 6 7 और 9, -1 की पावर 3 हो जाएगा। ये 9 चौको 36 और -42, -1 की पावर 3 कितना होता है -1, और 36 में 42 घटाएंगे -6, कुल मिला के आ गया 6। तीसरा निकालते हैं a13, a13 क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा -1 1 + 3 4 5 7 8। इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 4, 4 × 32 और -35, -1 की पावर 4 प्लस में ही आएगा और 32 से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा -3 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहली पंक्ति के सेकंड हो गए। अब दूसरी पंक्ति के निकालते हैं, a21 दूसरी पंक्ति, -1 2 + 1, i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1, mij। इसके लिए सारणी क्या होगी, ये पंक्ति गया, ये स्तंभ गया, बचा 2 3 8 9, माइनस की घात 3 है तो माइनस में निश्चित तौर से आएगा। ये हो गया 9 दूनी 18, ये माइनस हो गया, -1 की घात 3 और 9 दूनी 18 -24, -1 की घात 3 तो माइनस ही आएगा और 18 में 24 घटाएंगे -6, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगला 5 का निकालते हैं, a21 ये चला गया, ये चला गया, बचा 1379, -1 2 + 1 1 3 7 और 9, -1 की घात 3, तो 1 तो निकाल लिया था, 2 2 निकाल रहे हैं इसका, 1 3 7 9, -1 की पावर 4, ये हो जाएगा 9 × 9 -21, 7 3 21, -1 की घात 4 करेंगे तो -1 की घात 4 कितना हो जाएगा, प्लस में आएगा और 9 में 21 घटाएंगे तो -12। a23 कितना हो जाएगा, इक्वल टू -1 2 + 3, ये तीसरा ये वाले इस एलिमेंट के लिए ये पंक्ति और ये स्तंभ चला जाएगा, बचेगा 1 2 7 8, -1 की पावर 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 × 1 = 8, -7 दूनी 14,
-1 की घात 5 माइनस ही रहेगा, और 8 में 14 घटाएंगे तो कितना आएगा -6, और -6 है बाहर भी माइनस रहेगा तो कुल मिला के हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया हमारा दूसरी पंक्ति के सेकंडर। अब तीसरी पंक्ति का सेकंडर देख लेते हैं। इसका 7 का सेकंडर, तीसरी पंक्ति मतलब A31, तो ये हो जाएगा -1, 3 + 1, इसका Mij 2 3 5 6, -1 की पावर 4, 2 छक्का 12 -5 जाए 15, -1 की घात 4 तो प्लस में हो गया, और 12 - 15 क्या हो जाएगा -3। फिर A32, इसके लिए -1, 3 + 2, ये वाला स्तंभ गया, ये वाली पंक्ति गई, बचा क्या है 1 3 4 6, -1 की पावर 5 और 6 कम 6 -4 जाए 12, ये माइनस हो गया, और 6 में 12 घटाएंगे -6 और माइनस प्लस 6। A33 इसका निकालेंगे -1, 3 + 3 फार्मूला, और इसका माइनस क्या हो जाएगा 1 2 4 5, खूब सारणी, -1 की पावर 6, और ये 5 1 कम 5 -4 दूनी 8, 5 में 8 घटाएंगे -1 की घात 6 प्लस आएगी, और 5 में 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3। इस तरह से हमने ये 9 एलिमेंट्स दिए थे, 9 के 9 एलिमेंट्स के सेकंडर निकाल लिए। तो इस तरह से सेकंडर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये तो सारे एलिमेंट्स के सेकंडर हो गए। अगर सवाल में प्रॉपर दिया हुआ है कि इस एलिमेंट दिया हुआ 5 का सेकंडर निकालिए, तो केवल 5 का ही निकालना है, ठीक है ना। जैसे इसके तीसरे सवाल में, इसी प्रश्नावली के तीसरे सवाल में एक अवयव दिया हुआ है द्वितीय पंक्ति के सेकंडर, तो केवल इसी पंक्ति का, दूसरी पंक्ति का मतलब इस पंक्ति का A21, A22 और A23 इतना ही निकालना है। A21, A22, A23 सबके नहीं निकालने हैं, ठीक है। फिर एक और दिया हुआ है नंबर 4 पे, देखिए नंबर 4 पे दिया हुआ क्वेश्चन, सारणी दी हुई है, ये मान लिए सारणी A बराबर दी हुई है 0 1 -2, 0 1 -2, -1 0 3, 2 -3 0, ये सारणी दी हुई है। आगे सवाल दिया हुआ है कि संख्या 3 के सेकंड व उप सारणी का अनुपात ज्ञात कीजिए। संख्या -3, ये -3 दिया है, इसका सेकंड भी निकालना है और उप सारणी भी निकालना है, और फिर दोनों का अनुपात निकालना है। तो हम इसका अगर उप सारणी निकाल लें, ये किस जगह पे है, M तीसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट M32 है ना, तीसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट M32, इसका उप सारणी क्या हो जाएगा, ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया, बचा क्या 0 -2 और -1 3, इतना बचा। इसको अगर हम हल करना चाहें तो ये हो जाएगा 0 - प्लस माइनस -2 बराबर -2 आ गया, ठीक है। ये इसका उप सारणी आ गया। अब इसका सेकंडर क्या होगा, A32 फार्मूले से -1 3 + 2 और क्या होता है M32, तो ये हो गया -1 की पावर 5, और M32 का मान ये भी हमने निकाला, कितना निकाला -2 निकाला। -1 की पावर 5 माइनस होगा, और ये भी माइनस है, तो कुल मिला के आ गया +2। अब क्या अनुपात निकालना है, सेकंड व उप सारणी के अनुपात, अतः A32 अपॉन M32 अनुपात, ये क्या आ जाएगा, A32 कितना आया 2,
M32 कितना है -2, तो ये कट गया, कितना आ गया -1, तो ये हो जाएगा हमारा -1 रेशियो 1, -1 अनुपात 1 हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर पे 2/2 का दिया है, उसके अवयवों के उपसारणिक व सैखंडिक ज्ञात कीजिए। सारे एलिमेंट्स के उपसारणिक और सैखंडिक निकालने हैं, जैसे 3/3 का बताया वैसे 2/2 का भी सारे एलिमेंट्स के हम निकाल सकते हैं। तो इसमें आगे भी दिए हुए सवाल 6, 7, 8, तो सब में ऐसे ही उपसारणिक सैखंड निकालना है, तो सबको इसी तरह से सॉल्व करना है जो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है ना। काफी इजी एक्सरसाइज है, आप लोग चाहे तो अपने से लगा सकते हैं, ठीक है ना। 4.1 और 4.2 अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। थैंक यू।